एक और स्टार्ट कर देता हूँ, कलर से रिवाइज करते फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कलर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर भी फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो कलर फॉर्मेशन करने की जो रीज़न है वो रीज़न है इनके अंदर प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी? सेकंड लास्ट शेल के जो डी ऑर्बिटल होता है ना, उसके बोलते हैं कि उसके पास जो n-1 डी ऑर्बिटल है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन, और की वजह से ये क्या करता है, कलर फॉर्मेशन करता है। सेकंड चीज पढ़े थे हम लोग ने डी डी ट्रांजिशन के बारे में, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो डी डी ट्रांजिशन बनाते हैं। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है हम लोग नीचे देखेंगे। थर्ड पॉइंट था कि नेचर ऑफ ग्रुप दैट इज लिगेंड लिंक टू अ मेटल। इसके अंदर ना मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड वो चीज होती है, वो एलिमेंट होते हैं जो किसी मेटल के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मेटल सेंटर में, और जो लिगेंड होंगे वो सारे इस मेटल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। मेटल पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कोई भी चार्ज का एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस मेटल के साथ अगर अमोनिया जुड़ा है तो मैं बोलूंगा ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे रहा है, तो ऐसे टाइप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। इसके बारे में और डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि कलर का लेना देना ज्योमेट्री से भी होता है, कि आपका जो मेटल आयन है या जो भी कंपाउंड है, ये एक तरह का कंपाउंड ही हो गया ना। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, ऐसे टाइप से अटैचमेंट है। और अगर अटैचमेंट के बाद जो शेप बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, उसके बेस पर भी इनमें कलर आते हैं। कहते हैं कि एक ही टाइप के कंपाउंड डिफरेंट अगर अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर में, तो भी इनमें कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने वन बाय वन सारे पॉइंट देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर। तो कलर सब्सटेंस पे डिपेंड कैसे होता है, तो मान लो कि अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड लास्ट और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके डी 3d शेल में, 4s भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, बरोबर ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, जीरो, क्योंकि उसने सारे लूज कर दिए किसी चीज को अपने साथ अटैच करने में। तब उसका जो कलर होगा वो कलरलेस आएगा। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस बेस पे भी इनके कलर होते हैं। एक चीज उसमें कॉमन है कि 0 नंबर पे जो कलर है, 0 नंबर पे जितने भी यहाँ पे कलर दिखाई दे रहे हैं वो कलरलेस, बाकी के नंबर डिफरेंट है। तो कुछ कलर के नंबर याद कर लेना, इसमें से 1 दर्जन तो याद ही कर लेना। ठीक है, 1 दर्जन या आधा दर्जन एलिमेंट्स के। देखो 4 तो सिर्फ कलरलेस ही, उनको याद करना बहुत इजी है ना, बाकी के भी याद करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एनर्जी से रिप्रेजेंट करूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट को, तो हमें पता है एनर्जी में डी ब्लॉक में 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक लोअर एनर्जी होती है और डी ब्लॉक में एक हायर एनर्जी सब शेल होती है। जो लोअर एनर्जी शेल होती है वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड होती है, और जो हायर एनर्जी लेवल शेल होती है वो होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसका तुमको मिस में ना क्लास 11 में शेप भी बताएंगे इस तरह से, जैसा डंबल शेप बोलेंगे, बोलेंगे ये है अपना डी एक्स जेड, बरोबर ना। तो ये सारे वही चीज है। अब बोलते कि मान लो कि ये स्कैंडियम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर जंप मारकर ऊपर आना है तो इसको ये जो एनर्जी का गैप है इसको कि इतनी ताकत देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये एनर्जी के गैप को वो फुलफिल करके ऊपर पहुंच सके। तो ऐसे में हम लोग ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सटर्नल एनर्जी या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्ब एनर्जी से अपने आप को जंप मरवा के कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। अब जाहिर बात है कलर लेने पर कलर बदलेगा कि नहीं, उसका ऑफकोर्स बदलेगा। लाइट की जब वेवलेंथ लेगा तो उसके वेवलेंथ में बदलाव आएगा, उसके बेस पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया। तब एक और वर्ड आया था अपने में, डी डी ट्रांजिशन, बरोबर। डी डी ट्रांजिशन को मैंने समझाया था, क्या था उसका मतलब, कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। देखो यहाँ पर सारे तुमको डी ऑर्बिटल, मोस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड है, और जो फील्ड भी है वो अनपेड फील्ड है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स साइन की वजह से इनके पांचों ऑर्बिटल, जैसे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो
यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वो नहीं हो, जिसकी वजह से इनकी 5d ऑर्बिटल को 2 ग्रुप में स्प्लिट किया गया। इनकी जो एनर्जी होती है वो एक जैसी नहीं होती है ना, इसी वजह से इनको 5 ऑर्बिटल को डिफरेंट ग्रुप में एडजस्ट किया गया। तो इसी वजह से उनको डी ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है हर एक एनर्जी के इक्वली फिल नहीं होते। दूसरा मैंने एक ट्रिक बताया था कि कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा कलर देगा। तो अगर वो रेड ऑब्जर्व करता है तो रेड के अपोजिट डायगोनली क्या है, ग्रीन है। अगर येलो करता है तो येलो के अपोजिट में या डायगोनली जो भी एलिमेंट होगा वो उसका कलर शो करेगा। अगर ब्लू है तो ब्लू देगा, समझ में आया। तो डायगोनली इसके अपोजिट ही रहेगा, तो मेरे हिसाब वायलेट कलर देगा। इसी का उल्टा भी वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम मैंने करवाए थे, जिस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ने इनके स्ट्रक्चर बेस पे, ज्योमेट्री के बेस पे भी किस तरह से कलर चेंज करते हैं वो भी देखा था। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग किस चीज पर, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की। करेक्ट। तो इसको आने से पहले साइमा आ गई, एक वो आया ही नहीं आदमी, अजीज दास्तान। तो एक मिनट फिर रिकन्फर्म करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। जब तक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना उनका जो यूज है ना वो एज अ कैटलिस्ट प्रॉपर्टी ही करते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लास्ट टाइम पढ़े थे, याद है कि नहीं गाइस, कुलसुम, साइमा, फरहान? हाँ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी रिएक्शन को डी ब्लॉक के ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट करते ही क्या है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाते नहीं, कम करते हैं ताकि रिएक्शन फुलफिल हो जाए। मैकेनिज्म रिएक्शन में टेकिंग पार्ट करते हैं, बट जब फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो ये निकल जाते हैं। कौन कौन से वाले एलिमेंट है, बहुत सारे हैं, ज्यादातर सभी है, कोबाल्ट, क्रोमियम, प्लेटिनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, रीने, निकल्स, ये सब क्या है, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनका यूज एज अ कैटलिस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन दिए नीचे एग्जाम्पल में, इन सभी रिएक्शन में जो एरो के अंदर पार्ट दिख रहे हैं वो कैटलिस्ट है। ठीक है। तो KClO3 को अगर ब्रेक करना है जल्दी से तो मुझे मैग्नीज ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इसे फटाफट ब्रेक करेगा। ओके। फिर लास्ट टाइम हम लोग ने एक और पार्ट क्या देख लिया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि वो कितने फील्ड है। अगर फुल्ली अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यानी स्टार्टिंग सीरीज हो गई स्कैंडियम है ना, उनके इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं, ऐसे में वो लोग डायमैग्नेटिक नेचर देंगे। यानी अगर मैं इनको मैग्नेट के आसपास लेके जाऊँ, आजू बाजू में मैग्नेट और मेटल को बीच में रखूँ, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे मैग्नेट को। अंडरस्टूड। तो अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पैरामैग्नेटिक नेचर बोल रहा है ना, और डायमैग्नेटिक कौन देंगे, पैड इलेक्ट्रॉन देंगे। तो पैड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जैसे जैसे हम लोग सीरीज में लेफ्ट से स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ेंगे यानी एंड में, तो जिंक के पास ज्यादातर फुल्ली पैड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, ये जो जिंक है वो मैग्नेट के पास अगर मैं लेके जाता हूँ, मैग्नेट को आजू बाजू लगा दिया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जाएगी ना, तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा, ये कोई बिहेवियर ही नहीं करेगा। करेगा भी तो एकदम हल्का करेगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, पैड इलेक्ट्रॉन है। तो पैड इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो जब भी हम लोग शेल में इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कपलिंग लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो अभी बोलते हैं कि कोई भी चीज के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनती है, क्या बनती है साइमा, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अरे तुम लोग सब नींद में हो क्या आज, थोड़ा रिप्लाई दो मुझे, अच्छा लगता है मुझे रिप्लाई देते हो तो। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, चलो मान लेते हैं, पर एक और चीज बना था, देखो ये सर्कुलर मोशन से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो खुद भी तो सेल्फ स्पिन करते हैं, खुद का रोटेशन भी करते हैं। और अगर पैर इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
अब जाहिर बात है दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट घूमेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे की स्पिन को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब स्पिन कैंसिल हो जाएगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, आएगी क्या कैसे? हाँ आदिल, आवाज आ रही है? हाँ कुलसुम, जब इलेक्ट्रॉन अपनी फील्ड को काट रहे हैं, रोटेशन को, तो ऐसे में कुछ जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से पैड इलेक्ट्रॉन में तुमको कोई भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई देगी। इसी वजह से उसको डायमैग्नेटिक नेचर बोलते हैं। जब भी बोलेगा डायमैग्नेट, समझ जाने का इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बिटवीन हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए ये याद रखना, डायमैग्नेटिक इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर मैग्नेट का जो बिहेवियर है, मैग्नेट के आसपास अगर इस मेटल को लेके जाए तो इसका जो बिहेवियर वो काफी लो होता है, ना के बराबर होता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जैसे शुरुआत में अगर देखो स्कैंडियम की बात करूं, जो स्टार्टिंग एलिमेंट, आगे कौन सा एलिमेंट आता है स्कैंडियम के बाद, तो मेरे को वो ट्रिक याद है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन प्री कोचिंग निकोजन। तो सचिन तेंदुलकर यानी इसके बाद टेलोरियम है ना। तो टेलोरियम के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनकी सीरीज कैसे बन रही है, 3d1 है ना, 4s2। तो देखो ना इलेक्ट्रॉन काफी कम है, ये तो पैड ही नहीं है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसको और भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि 3d की कैपेसिटी 10 की होती है, डी की कैपेसिटी, यानी अनपेड हुआ। अनपेड होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन अकेला हो गया इन इसके अंदर, शेल के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो जब वो स्पिन करेगा तो जाहिर पता वो स्पिन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट होगी, हाँ फरहान, सईद, कुलसुम, साइमा, आदिल, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। समझ में आया? हाँ सर। रिप्लाई तो तुम लोग क्या एनर्जेटिक नहीं हो क्या? हाँ सर। हाँ तो रिप्लाई तो सईद, कुलसुम, आदिल। आदिल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ थोड़ा रिप्लाई देने का अच्छा लगता है मुझे, वरना मेरे को लगता है मैं अपने को आपको ही पढ़ा रहा हूँ, समझे। कंपोजिशन ऑफ एलेनिको अलॉय, हम लोग जस्ट रिवाइज करें ताकि फटाफट हो रिवाइज। एल्निको अलॉय के पहले अलॉय के बारे में पढ़ते हैं। अलॉय किसको बोलते हैं? एक काम करो, घर में तुमने देखा होगा जो अम्मी है क्या करते हैं, घर में जो मसाला है, डिफरेंट मसाला, लाल मिर्च, हरी धनिया सब मिक्स कर देती है ना, तो एक मिक्सचर बनाती नो है। सर। इसके पास नहीं बनाते नहीं सर। यानी आदिल तो किचन में गया ही नहीं। अम्मी क्या करते, अभी घर में सालन बना रहे तो सालन में क्या सिर्फ नमक डालते, क्या मिर्ची भी डालते हैं ना, धनिया भी डालते हैं ना, वो सब क्या हो जाता है अंदर जाके मिक्स हो जाता है कि नहीं, और सालन बन जाता है, करेक्ट। और उसका स्वाद बढ़ जाता है कि वैसे ही रहता है, अरे अम्मी पहले ही अच्छा था सादा, क्या तुमने सालन बना दी, उससे जब मैं डायरेक्ट मसाला मुंह में डाल के खा लेता। कर सकते थे क्या आदिल? तो बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं केमिस्ट्री में। अगर तुम बहुत सारे मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिलाओगे ना, तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी हो जाती है। जैसे अगर कोई मेटल इंडिविजुअल तुम्हारे, अगर मैं बात करूं घरों में, तो घर में कोई इंडिविजुअल मेटल मिलता ही नहीं। अगर तुम बोलोगे सर मेरे घर में जो जाली लगी है वो सिर्फ मेटल की बनी है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें प्योर मेटल कभी देंगे ही नहीं मार्केट में। और प्योर मेटल क्यों नहीं आता यस। मार्केट में, क्योंकि उसको नुकसान है, वो रस्टिंग पकड़ लेता है। तो आजकल जो मार्केट में इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, मेटल को अलॉय बनाते हैं। अलॉय का मतलब क्या होता है, उस मेटल के अंदर और दूसरे मेटल को भी ऐड करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, जंग ना लगे उसके अंदर, कोरोजन ना हो। अंडरस्टूड? तो इसी को अलॉय बोलते हैं। तो जरूरी नहीं एक मेटल के साथ दूसरा मेटल जुड़ा हो, कभी कभार क्या करते हैं मेटल के साथ नॉन मेटल को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अम्मी के घर किचन के एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि किचन में भी यही चीज होती है। जब बहुत सारे मिक्सचर को मिलाया जाता है ना, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब बहुत सारे मेटल नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है तो उस मेटल की क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। एक अलॉय का नाम यहाँ पे लिखा है, वो है एल्निको अलॉय। एल्निको अलॉय क्या होता है, ऐसा अलॉय जिसके अंदर 12% एल्यूमिनियम ऐड करो, 20% निकल, 50% कोबल्ट और 18% आयरन डालो, तो बनने वाला जो अलॉय होगा वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। ये बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह ही दिखेगा, पर इसकी क्वालिटी उससे अलग होती है। अब एल्निको अलॉय के बारे में इतना क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बोलते हैं एल्निको अलॉय का ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तुम लोग अभी भी वॉकमैन का यूज कर रहे हो, हेडफोन का यूज कर रहे हो, तो इस हेडफोन में या वॉकमैन में या घर में जो स्पीकर है, तुम लोग को लगता है अरे सर मेरे घर में जो स्पीकर है ना उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा था, मैं बोलूंगा नहीं, झूठ है ये। तुम्हारे स्पीकर में या तुम्हारे हेडफोन में जो मैग्नेट लगा हुआ है एल्निको अलॉय हो सकता है, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट को ही परमानेंट बनाते हैं। जो अलॉय है ना, इसको क्या करते हैं, अब परमानेंट बनाना है तो बहुत आसान तरीका होता है, इस मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के करीब रख देते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसमें से गुजरता है ना,
तो ये जो टाइप का अलॉय है उसकी सारी क्वालिटी अपने में ले लेता है और अपने आप को भी परमानेंट बना देता है। समझ में आया? तो आप आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट में। मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या देखे थे लास्ट टाइम? तो उसका सिंबल कैपिटल म्यू है और इसके बारे में बॉर मैग्नेटन ने बताया था। इसने बताया क्या था? ये एक तरह की मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट का रोटेशन करना। मैग्नेट का रोटेशन कैसे होगा? अरे जाहिर बात है, भाई एटम्स है, उस डी ब्लॉक के एटम्स है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सेल्फ रोटेशन भी करते हैं, तो इससे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसकी यूनिट भी तो चाहिए, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट का एक मेथड बताया। इसके जरिए हम लोग रोटेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है। अब जारी बात है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में सी दिया हुआ है। अब जारी बात है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से घूमेगा उसका मास का भी लेना देना होता है। इसके बारे में हम लोगों ने मोमेंटम में पढ़ा था कि कोई भी चीज कितनी तेजी से घूमेगी उसका मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड होता है। हैवी चीज है तो शुरुआत स्लो करेगी पर बाद में तेज घूमेगी, हल्की चीज है तो तेज घूमेगी पर बोलते हैं ना, पर जल्दी से रुक सकती है। ओके, एक लिमिट रहेगी उसकी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सा एटम ज्यादा अच्छा इफेक्टिव मैग्नेट बनेगा, कौन कमजोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा। तो वो निर्भर करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो वो पता कैसे करेंगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला दे दिया। ये सब आपने कल कर चुके हैं बरोबर? आदिल किया है कि नहीं कल ये सब फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में यस सर। कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंटरटिशियल कंपाउंड होता क्या है। इंटरटिशियल कंपाउंड में ये देखा था कि मान लो तुम्हारे पास मेटल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी भी रहती है। जैसे अगर तुम जमीन के अंदर से एल्यूमिनियम को निकाल रहे हो तो वो और फॉर्म में होता है, मतलब वो मिक्सअप फॉर्म में होता है, उसमें मिट्टी चिपकी होती है। हो सकता है वो मिट्टी में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। अब वो प्रेजेंट होने के बाद अगर मैं कंपेयर करूं, बोलूंगा चलो कंपेयर करते हैं, मेरे पास एक प्योर एल्यूमिनियम है, एक इम्प्योर फॉर्म में, तो दोनों की क्वालिटी में फर्क क्या रहेगा? तो मैं बोलूंगा बहुत फर्क रहेगा, दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। हाँ, काफी हद तक एक जैसी रहेगी पर कंप्लीटली एक जैसी नहीं रहेगी। तो ये जो इम्प्योर फॉर्म एल्यूमिनियम है ना, इसको इंटरटेशियल कंपाउंड बोलेंगे। तो इंटरटेशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर इम्प्योरिटी ऐड होना। अब देखो, इम्प्योरिटी यहाँ पे जो ऐड है वो डिफेक्टिव इम्प्योरिटी है। तो इस तरह के डिफेक्ट इम्प्योरिटी को, जो स्मॉलेस्ट इम्प्योरिटी होती है, उसको इंटरटेशियल इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्रिएट करेगी? डिफेक्ट करेगी। इससे तुम्हारा कंपाउंड जो होगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो जाएगा, नेदर आयोनिक नॉर कोवेलेंट हो जाएगा। हो सकता है इसके आयंस गायब हो जाए, हो सकता है इसके साथ जो एलिमेंट अटैच है ये सर इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वेरिएबल सर कंपोजिशन नॉन डिपेंड ऑन। स्टोशियोमेट्रिक मतलब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिनमें एटम मिसिंग हो या बहुत ज्यादा एटम पैक्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर इस एल्यूमिनियम के अंदर छोटी छोटी इम्प्योरिटी ऐड है तो इसका ये हो सकता है कि शायद ये जो मेरे को मिला है जमीन से, इसके अंदर होल हो, इस मेटल के अंदर एक साइड पे, और उस होल में बाकी दूसरे इम्प्योर एटम्स एलिमेंट चिपक जाए। तो ऐसे में क्या होगा? अगर इस पूरे मेटल के अंदर पूरे एल्यूमिनियम ना हो, मिसिंग हो जाए, कम एलिमेंट्स हो, एटम्स हो, ऐसे में क्या होगा? ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉपर्टी देगा। यानी अगर मैं इससे रिएक्शन करूं और तुम बोलोगे सर मैंने 50 ग्राम इम्प्योर एल्यूमिनियम लगाया और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, तो सर अगर मैंने 50 किया तो कम से कम 40 ग्राम मुझे मिलना चाहिए प्रोडक्ट। तो बोलूंगा ऐसा गारंटी नहीं है। हो सकता है तुमको जो इम्प्योर फॉर्म में मिला है जमीन से वो कितना प्योर आपने को वो नहीं पता ना, कितना उसमें कचरा फैला हुआ है। अगर ज्यादा है तो तुमको, अगर 50 ग्राम है तो हो सकता है तुमको 20 ग्राम या 10 ग्राम ही प्रोडक्ट मिले। अंडरस्टूड? तो स्टोइशियोमेट्री बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को बताती है कि आप कितना ग्राम लगा रहे हो और कितना ग्राम आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अंडरस्टूड? और दूसरा, स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे ये भी बता रही है कि इसके अंदर कितने मिसिंग ऑफ आइटम है और कितने आइटम मिसिंग के बाद कितने आइटम या ज्यादा है, उस चीज को भी स्टोइशियोमेट्री बताती है। अंडरस्टूड? स्टोइशियोमेट्री। नेक्स्ट क्या है? नेदर आयोनिक नॉर कोवेलेंट। अब जाहिर बात है, नेदर आयोनिक नॉर कोवेलेंट का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी के बेस पर अगर कार्बन पुट है तो कार्बन क्या करेगा? कोवेलेंट की प्रॉपर्टी देगा। मान लो एल्यूमिनियम आयोनिक प्रॉपर्टी देता है तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी या एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी वो बिगाड़ देंगे। अब एल्यूमिनियम कोवेलेंट किसी एटम को नहीं जुड़ने देगा और कार्बन है जो किसी को कोवेलेंट बेस पे नहीं जुड़ने देगा, ना आयोनिक बेस पे जुड़ पाएंगे ना कोवेलेंट बेस पे। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंपोजिशन के बेस पर। कंपोजिशन का मतलब क्या है? जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, जैसे मान लो अगर तुम एल्यूमिनियम को प्रिपेयर कर रहे हो, एल्यूमिनियम से कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर कर, एल्यूमिना प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो जरूरी नहीं कि वो एल्यूमिनियम का जो कंपोजिशन है वो फिक्स ही है। समझ में आया? मान लो Al2O3 इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो AlO3 है जितना तुम डिमांड कर रहे हो या जितनी क्वांटिटी है, रेशो है, वो तुमको सेम टू सेम मिले। हो सकता है प्रिपरेशन में गलती हो जाए, हो सकता है प्रिपरेशन हो ही ना, और अगर हो तो वो जो क्वालिटी है ना, जो एक्चुअल प्योर एल्यूमिनियम से बनता है एल्यूमिना, वो ना में बने। अंडरस्टूड? कोई डाउट है तीनों पॉइंट में किसी को? आदिल, काइस, कुलसुम, साइमा? नहीं सर। आप तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? नीचे देखो बहुत सारे एग्जांपल दिए इम्प्योरिटी के साथ। जैसे टाइटेनियम के साथ कार्बन प्रेजेंट है, नो सर। हाइड्रोजन है, थर्ड केस में मैग्नीज के साथ नाइट्रोजन है, थर्ड में आयरन के साथ हाइड्रोजन है। तो ये क्या सब इम्प्योरिटी कचरा है। अब इस कचरे की वजह से भी इनके बिहेवियर में बहुत फर्क आता है। सम टाइप जैसे अगर कार्बन है तो तुमको पता है जब भी कार्बन प्रेजेंट होगा वैसा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इम्प्योरिटी के बेस पर भी इनकी जो क्वालिटी है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी बन जाती है। एक और चीज याद रखना, अगर तुम्हारे एलिमेंट के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा वो केमिकल या जो भी एल्यूमिनियम में टाइटेनियम जो भी है वो बेकार हो गया, ठीक है? वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। कार्बन क्या करेगा, उसको कार्बाइड बनाने के बाद उस कार्बन क्या करेगा, उस एलिमेंट के साथ मिलकर कार्बाइड एक कंपाउंड बनाएगा और उसको रिएक्शन करने से रोक देगा। दूसरा, उसको इतना ज्यादा सख्त बना देगा ना, जैसे डायमंड कैसे होता है वैसा पत्थर जैसा बना देगा, उसको इतना स्ट्रांग बना देगा। तो देखो ये इम्प्योरिटी का फायदा है, लेकिन नुकसान क्या है, अब वो एलिमेंट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है? अगर तुम्हारी इम्प्योरिटी में हाइड्रोजन ऐड है तो ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बना देगा उसको। कार्बन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन है। ठीक है? और दूसरा, कभी कभार ये भी होगा कि ये इम्प्योरिटी की वजह से कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन जो भी है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देर में मेल्ट होंगे। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं घर से एग्जांपल लूँ, जैसे पानी को उबालना और पानी में चाय पत्ती डालकर उबालने में फर्क हो जाता है। नॉर्मल पानी जल्दी उबल जाएगा, पर चाय पत्ती डालने के बाद वही पानी को उबलने में टाइम लग जाता है। करेक्ट? तो बिल्कुल इसी तरह से इम्प्योरिटी ऐड होने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में फर्क आएगा। अगर इनमें फर्क आएगा तो इनकी डेंसिटी भी में भी फर्क आएगा। सम टाइम हो सकता है इसकी मेटल की डेंसिटी लो डेंसिटी ये बताता है कि मान लो तुम्हारे मेटल में मेटल, प्योर मेटल कम हो और कचरा ज्यादा हो, तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना, यानी तुम्हारा जो मेटल है खोखला है। अंडरस्टूड? हो सकता है तुम्हारे मेटल के साथ कोई नॉन मेटल भी बॉन्डिंग हो। नॉन मेटल में मतलब मिट्टी हो गई, लकड़ी के बुरादे हो गए, ऐसा चीज जो मेटल ना एक्सेप्ट नॉन मेटल, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की कोई चीज ऐड हो, तभी भी उसमें फर्क आएगा। उस तरह से बॉन्डिंग बनेगी और उस हिसाब से वो अलग अलग बिहेवियर में, नेचर में दिखाई देगा। ज्यादातर तो हार्ड ही हो जाते हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर वो डिपेंड करता है क्या चीज अटैच है। ठीक है? बाकी इनका जो मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी वो बदलेगी। मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है? तो हैमर मारने पर चपटा हो जाना, और अगर गोल गोल धागे की तरह लपेटने में भी आना, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। पर ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी ऐड होने की वजह से इनकी जो सारी प्रॉपर्टी वो बिगड़ जाएगी, उस तरह से प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब हम लोग आ रहे हैं एक्चुअली, जो आज हम लोग को पढ़ाना है वो है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ये दोनों प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है? अभी तक पूछा नहीं, लेकिन जितने भी टीचर बोलेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं स्लो बाय स्लो जाऊंगा। इसमें दो चीज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कैसे प्रिपेयर करना है, और सेकंड पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है? वरना एक साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका नाम क्या है? हाँ आदिल, क्या बोलते हैं K2Cr2O7 को? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। करेक्ट? इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो ब्लू कलर से लिखा हुआ है नीचे, दिखाई दे रहा है सभी को? कुलसुम, फरहान, साइमा, आदिल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो आदिल रिप्लाई दो, मेरे को रिप्लाई चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर प्रिपेयर करना है तो क्या लेना पड़ेगा? यस सर। क्रोमेट आयरन लेना पड़ेगा। क्रोमेट आयरन क्या होता है? FeOCr2O3।
ये तुमको मिल जाएगा। जैसे मार्केट में अगर जाते हो, बोलेंगे सर मेरे को कंप्यूटर बनाना है, तो तुमको पार्ट लेने पड़ेंगे कि नहीं, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, है ना, रैम वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से अगर तुमको इसको प्रिपेयर करना है तो तुमको इसके लिए एक पार्ट लेना पड़ेगा, एक चीज लेनी पड़ेगी, वो है क्रोमाइट आयरन लेना पड़ेगा। अब ये क्रोमाइट आयरन को क्या करना है, पीसना है तुमको, घर में लेके जाओ और उसको मिक्सर से या जैसी भी मशीन से उसको पीसो। अब पीसने पर ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। पाउडर होने के बाद क्या करो, उसको पानी में धोना शुरू करो। यही करते हैं ना, घर में भी तो यही होता है। अम्मी क्या करते हैं, चावल जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, चावल को साफ करने के लिए क्या करते हैं अम्मी, उसको धोते हैं ना पानी से। अब हम लोग इस क्रोमाइट आयरन को धो क्यों रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो कचरा है, कचरे को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। याद रखो, गैंग पार्टिकल, गैंग। ये जो गैंग है इसका मतलब है कचरा। कचरा देखो, अच्छा एक और चीज बताओ, मेटल और कचरा कौन हल्का होता है, हाँ आदिल, कचरा हल्का होता है या वजनी होता है, हाँ आदिल, कचरा हल्का ही होता है ना, जो पंखे पे चिपक जाता है जो कचरा हल्का होता है कि नहीं। तो कचरा हमेशा पार्टिकल कचरे के हल्के होते हैं। तो ये लाइटर होगा तो क्या होगा, पानी के साथ सिर्फ ये सोल्यूबल बोलते हैं ना, ऊपर की सतह पे ही रहेगा, और जो हमारा केमिकल है वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा, ये पानी के साथ सल्यूबल भी नहीं होगा, कचरा ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, जिसकी वजह से पानी धोएंगे तो कचरा ऊपर की सतह से धुल जाएगा, और जो अपना आयरन है, क्रोमाइट ओर है, वो पानी के नीचे सतह पर बैठा रहेगा। और इस तरह से हम लोग कचरे से अपने क्रोमाइट आयरन को अलग करेंगे। ये वाला स्टेप समझ में आया। इसको वॉशिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ये कॉमन स्टेप है। जब भी तुम लोग कोई मेटल लोगे ना, ठीक है आदित्य, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी पहले वॉशिंग करते हैं। अरे कार भी लेते हैं अगर सेकंड हैंड, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेकंड हैंड अगर कार लेते हो, सबसे पहला काम तुम लोग गैरेज में दोगे, बोलेंगे वॉशिंग कराओ इसकी। क्यों कराते हैं यार, कितनी सालों से खड़ी होगी वहां पे जिससे अपन ले रहे हैं। तो सफाई इसलिए कराता है कि इसमें मेटल में कोई भी कचरा जंग लगा हुआ है वो साफ हो जाए, कचरा निकल जाए और गाड़ी एकदम चमचमाती चमकने लग जाए, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप 1, अब ये मेन स्टेप है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमाइट ओर। अब जो मेरे को क्रोमाइट आयरन ओर मेरे को मिली है, उसको कॉन्सेंट्रेशन करना। कॉन्सेंट्रेशन अभी जो किया वही था, हाइड्रोलिक वॉशिंग की। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या की, उस पाउडर को धोया। अब वो पाउडर का नाम क्या है वो याद रखो, FeOCr2O3, याद रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट है, आदिल, कुलसुम, साइमा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तो जरा रिप्लाई तो दो तुम लोग। कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमाइट। अब क्या करना है, ये जो तुमने धोया है ना क्रोमाइट ओर को, उसको अब कन्वर्ट किस में करना है, नेक्स्ट स्टेप सोडियम क्रोमाइट में कन्वर्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो क्रोमाइट ओर है ना मिक्सचर, उसको हम लोग को क्या करना है, सोडैश। सोडैश किसको बोलते हैं, सोडैश और लाइमस्टोन करना है, ठीक है। तो सोडैश का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इनके साथ इनको मिक्स करना है। समझ में आया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद ये पाउडर में, जैसे मान लो जैसे अपन घर में करते हैं ना, ऐसा बिस्किट डाल दो, जैसे चाय में बिस्किट डालते हैं ना, ऐसा बिस्किट डालो, फिर चाय डालो, काली चाय, उसके अंदर दूध डाल दो। तो वही कर रहे हैं हम लोग। ये जो ओवर मिक्सचर है ना, उसके अंदर सोडेश और लाइमस्टोन डालेंगे। सोडे लाइमस्टोन डालने के बाद क्या करना है, उसको एक बड़े से चैम्बर में गर्म होने के लिए रख देना, ठीक है। उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। ये चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, विंडो लगी होती है, उस विंडो को ओपन कर देना ताकि हवा अंदर जा सके। अगर हवा अंदर जाएगी तो वो ज्यादा बर्निंग करेगा उसको, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, चीजों को और ज्यादा जल्दी बर्न करने में हेल्प करता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जलेगा, वो जलने के बाद उसका कलर चेंज होगा, और पूरा जो मेरा अंदर जो मैंने चाय और बिस्किट डाला था ना, वो येलो कलर की हो जाएगी। चाय बिस्किट नहीं, क्रोमाइट और डाला था, वो बिल्कुल येलो कलर का हो जाएगा। और जो सोडियम है ना, इनके साथ मिक्सअप होके एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, सोडियम क्रोमेट। क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट। अब एक्चुअली हैपन क्या हुआ वो रिएक्शन देखते हैं। तो उस रिएक्शन के अंदर जो ऊपर मैंने ये बताया ना तुमको, उसका रिएक्शन नीचे लिखा हुआ कि जब तुमने क्रोमाइट ओर का मॉलिक्यूलर नेम क्या है, FeO.Cr2O3, उसको जब तुमने सोडेश क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। डॉट क्यों लिखते हैं, FeO डॉट? डॉट इसलिए लिखा है ताकि डिफरेंशिएट कर सके, वरना क्या होगा कि बच्चे लोग ऐसा ऐसा मिक्स कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे दो ऑक्सीजन है, एक साथ लिख के O4 कर देता हूँ, है ना। क्योंकि ये अच्छा मॉलिकुलर अच्छा फॉर्मूला, इसको छेड़ नहीं सकते, जैसा है वैसे ही लिखना है।
वरना बच्चे क्या करेंगे, ऑक्सीजन एक्सीजन को साथ में मिलाकर लिख देंगे, गलत हो जाएगा, है ना, दोनों ऑक्सीजन अलग अलग है। हाँ दूसरा सोडियम कार्बोनेट और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ रिएक्ट करेंगे। बोला है कि यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सोडेश के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोडेश के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के साथ कर रहे हैं ना, हम हवा भी दे रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, फेरिक ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सोडियम क्रोमेट बना रहा है, डाई सोडियम क्रोमेट बना रहा है, और 8 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को ये जो भी रिएक्शन के मॉलिक्यूल के नेम है वो कैसे याद रखने पड़ेंगे आदिल, इनके नाम से याद रखने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा पढ़ोगे FeCr2O3 प्लस Na2 तो याद नहीं होगा। क्या करो, इसका नाम लो, जैसे इसका नाम क्या है, क्रोमाइट आयरन react with sodium carbonate in presence of oxygen gives ferric trioxide and sodium chromate and carbon dioxide। तो तुम लोग को याद हो जाएगा, इसको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। समझ में आया फर्स्ट केस क्या किया गया है, फर्स्ट केस के अंदर कोई को कुछ डाउट हाँ है? सर। सेकंड स्टेप आदिल साइमा नहीं सर। कुलसुम केस क्लियर है ना? आदिल कहाँ है? सर। हाँ आदिल, सर। अरे आदिल कहाँ गया? आदिल आवाज आ रही है? आदिल के लगता पूरा ऊपर से ही गया लगता है ना। स्टेप 3 ये थोड़ा तुम लोग को याद करना पड़ेगा, इसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ, अब ये जो तुमको मिला है सोडियम क्रोमाइड, उसको कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में, तो सोडियम क्रोमेट जो मिला था तुमको फर्स्ट स्टेप से, उसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस सोडियम क्रोमाइड को सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। देखो प्रोडक्ट सेम है ना, सिर्फ इसका Cr2 बढ़ गया है, करेक्ट, क्रोमाइड का एक ये जो 2 है ये अंदर चला गया, एडजस्टमेंट हुआ है ना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अगर ये अंदर जाता है, टोटल मेरे पास सोडियम कितने 4 है, 4 में से 2 सोडियम तो इधर है, तो रिमेनिंग और सोडियम बचे, वो सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बनाएंगे, और रिमेनिंग जो हाइड्रोजन बचा है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ये पूरा बैलेंसिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी याद कैसे करेंगे, तो ऐसा बोलना है, सोडियम क्रोमाइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब सपोज करो तुमको याद नहीं हो रहा है, सर अरे अभी भी मुश्किल हो रहा है, तो पहला तो रिएक्शन पार्ट तो तुम याद करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट पार्ट में जो मेन प्रोडक्ट है ना वो लिख के छोड़ देने का, समझा ट्रिक क्या है। बिल्कुल इसी तरह से इधर पे जो मेन प्रोडक्ट क्या है, ये अपना मेन प्रोडक्ट, अगर तुम एग्जाम में ये लिखकर और ये छोड़ देते हो, नहीं लिखते हो, तो भी एग्जामिनर तुमको फुल मार्क्स दे देगा। अंडरस्टूड, क्योंकि ये मेन पार्ट है। ठीक है, इसी के बाद स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इस सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा, तुम्हें पता है 2 सेम मेटल होते हैं तो डोमिनेंसी आती है, जो एक्टिव मेटल है जो नॉन एक्टिव है वो रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पोटेशियम इसकी जगह लेगा, सोडियम इसकी जगह लेगा, और यहाँ पे बना अपना फाइनल प्रोडक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये तो लिक्विड फॉर्म, इसको फिल्टर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। तो फिल्टर करने रिक्रिस्टलाइजेशन अपने को आता है, पानी में डालो, उसको थोड़ा गर्म करो, फिर फिल्टर पेपर पे डाल के उसको साफ कर लो, है ना। तो ये अपना बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आया सारे स्टेप। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, उसको धोया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, धोने के बाद उसको सोडेश और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट किया, तो अपने को सोडियम क्रोमेट मिला। सोडियम का क्रोमेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम डाइक्रोमेट मिला। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। सिंपल है रिएक्शन। तो जितना बोला उतना भी अच्छे से याद कर लोगे ना, सट से खत्म हो जाएगा, ये बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कुलसुम, कैस, फरहान, साइमा, हाँ सर। आदिल, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये था इसका प्रिपरेशन, ये अच्छे से स्टडी कर लेना, एग्जाम में पूछता है। रही इसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं बाद में कराऊंगा, जब आगे ये कंटिन्यू लेक्चर करेंगे ना तो उसमें कराऊंगा। अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि MnO4 का प्रिपरेशन। देखो यहीं पे खत्म होगा, छोटा सा प्रिपरेशन है। तुम्हारी बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिए होंगे तो मैंने लिमिटेड ही लिया है, क्योंकि बहुत सारे लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, क्या मान लो अगर तुम्हारे पास ये नहीं तो ये यूज कर लो, वो भी नहीं तो ये यूज कर लो, यानी एक ही चीज को बनाने के ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो मैंने एक लिमिटेड लिया जो मेरे को अच्छे लग रहे थे ना, इजी, यहाँ ये ले लेता हूँ, तो वो मैंने लिया।
तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे KMnO4 का? तो इसके लिए तुमको लेना पड़ेगा पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड क्या होता है? MnO2, ठीक है। तो MnO2 को लेना है और उसको किसी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट कोई भी ले लो, दोनों में से कोई एक लो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो लिखा है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। रिएक्शन में क्या होगा? जब बाय प्रोडक्ट मिलेगा तो वो मिलेगा मुझे पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा ग्रीन कलर में। इस पोटेशियम मैग्नेट को या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के साथ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या बनाएगा? तुम्हारे को डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट देगा पोटेशियम पर मैग्नेट। इजी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास हाँ। कितने सारे केमिकल्स है बनाने के, तो इसमें से कोई भी एक लो, सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ज्यादा लिखा ताकि तुम्हारे पास ऑप्शन हो, बुक्स में तो इससे भी ज्यादा होंगे शायद, तो अपनी मर्जी से जो अच्छा है वो ले लो, ठीक है। अंडरस्टूड? पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों रिएक्शन का प्रिपरेशन अच्छे से याद कर लेना, आज ही रिवाइज करना है इसको, क्योंकि अगर तुम लोग सोचोगे यार आराम से करूंगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? आदिल, साइमा, कैस, Yes, sir. इसको आज ही रिवाइज करना, क्योंकि जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना तो बर्डन आएगा, आप लोग पे प्रेशर आ जाएगा। तो तुम्हारा अरे सर इतने सारे केमिकल रिएक्शन हो गए, इसलिए बोला अभी इसको कर लो अच्छे से, उसके बाद जब वो पढ़ाऊंगा तो दिमाग में थोड़ी जगह रहेगी उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके लिए अपन ट्रिक भी देखेंगे कैसे याद रखना। अभी लेस देन 1 मिनट अपने पास है, तो तुम लोग को ये जो लिंक मैंने भेजा है ना उसको वापस से रिकनेक्ट करना है, और रिकनेक्ट करने के बाद अपन स्टार्ट करने वाले एफ ब्लॉक अकेडमी, ठीक है। तो जब तक के लिए तुम लोग को मैं 5 मिनट का 5 मिनट 1 मिनट 5 मिनट का मैं तुम लोग को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। साइमा, कैफ, कुलसुम, फरहान, आदिल, 5 मिनट में मस्त Yes, नाश्ता sir. कर लो, मुंह धो लो, आँख धो लो, उसके बाद वापस स्टार्ट करो, Yes, sir. ठीक है। चलो हाँ सर। 5 मिनट के बाद वापस मिलते हैं, सेम लिंक। हाँ, ओके, चलो, अल्लाह हाफिज एवरीवन।